हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम हैलो एल्केन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, क्योंकि वर्गीकरण में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हैलो एल्केन आते हैं, जबकि सभी छात्रों को लगभग इसमें बहुत डाउट रहता है। तो वर्गीकरण को हम लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और इस वीडियो में लगभग ऐसे टॉपिक क्लियर होंगे जिससे लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो टाइम को सेव करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हम हैलो एल्केन को 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थात 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट है हैलोजन की संख्या के आधार पर, अर्थात हम हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को किस प्रकार बांट सकते हैं। सेकंड है CX बंध की प्रकृति के आधार पर, अर्थात C और X के जो मध्य बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन को हम किस प्रकार बांट सकते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो देखो हम इसमें कैसे बांटेंगे हम हैलो एल्केन को। तो देखो हैलोजन की संख्या के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उन्हें मोनो हैलो एल्केन कहते हैं या मोनो हैलोरीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्लोरीन की संख्या 1 है और एल्किल समूह से 1 क्लोरीन जुड़ा है, तो इसे हम मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। और देखो बेंजीन से 1 क्लोरीन जुड़ा है तो हम इसे मोनो हैलो अरीन कहेंगे। अगर बेंजीन से जुड़ा है तो एरीन हो जाएगा, और एल्किल समूह से जुड़ा है तो एल्केन हो जाएगा। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे डाई हैलो एल्केन्स अथवा डाई हैलो अरीन्स कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था, एल्केन एल्किल समूह हो तो एल्केन्स और बेंजीन लगी हो तो एरीन। तो इसमें देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस एल्किल समूह से 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो उसे हम डाई हैलो एल्केन कहेंगे, जैसे जुड़े हैं। और देखो इस एल्किल समूह में भी 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो इसे डाई हैलाइड या डाई हैलो एल्केन कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए डाई हैलाइड या डाई हैलो एल्केन के भी 2 पार्ट हैं। देखो, अगर अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन जुड़ी है तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अगर एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं, या डाई हैलो एल्केन कुछ भी कह सकते हैं। देखो जैसे लिख भी दिया है मैंने। देखो, जब निकटवर्ती कार्बन पर, अर्थात पास पास वाले कार्बन होते हैं उन पर 2 हैलोजन लगे हुए हों, जब निकटवर्ती कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हों तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि निकटवर्ती कार्बन पर अलग अलग कार्बन है निकट, उन पर 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा। और देखो, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। देखो, ऐसे एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हैं या क्लोरीन लगे हैं तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। देखो अगला पॉइंट है, ये तो क्लियर हो गया। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 3 है तो उसे ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई हैलोरीन कहा जाता है। अगर बेंजीन है तो उसे हैलोरीन कहते हैं, अगर एल्किल समूह होता तो उसे हैलो एल्केन कहते। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, चाहे इस एल्किल समूह पर 3 क्लोरीन जुड़े हैं और इस बेंजीन समूह पर भी 3 क्लोरीन जुड़े हैं, इसीलिए इसे ट्राई कहते हैं। तो अगले वर्गीकरण को शुरू करते हैं, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट चालू होगा। तो शुरू करते हैं। सेकंड है CX, अर्थात कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध है उनकी प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन को बांटेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार से हैलो एल्केन को बांटेंगे। इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। तो नंबर फर्स्ट है sp3 संकरण, सेकंड है sp2 संकरण और थर्ड है sp संकरण, अर्थात इन्हें संकरण के आधार पर बांटेंगे। तो इस टॉपिक को हम तभी कर सकते हैं जब हमें संकरण के बारे में पता होगा। तो चलिए संकरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, संकरण क्या होता है।
तो देखिए संकरण क्या होता है। संकरण, अगर हमें संकरण पढ़ना है तो हमें सिग्मा और एकाकी युग्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संकरण के लिए सिग्मा बंध और लोन पेयर अर्थात एकाकी युग्म को देखा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है कि हमें अब सिग्मा बंध आना चाहिए कि सिग्मा बंध क्या होता है, क्योंकि संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इन दोनों को काउंट किया जाता है। तो हमें अब सिग्मा बंध जानना पड़ेगा, सिग्मा बंध क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। हमेशा याद रखना, एकल बंध जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिए एकल बंध हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, एवं प्रत्येक बंध में कितने भी बंध हों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के पाई बंध होंगे। तो देखो मैंने लिख भी दिया है, एवं प्रत्येक बंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो बाकी के जो बॉन्ड होते हैं बचे हुए वे पाई बंध होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है, बस थोड़ी सी एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करने के अपने आप हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 एग्जाम्पल को करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, देखो जैसे हमने CH4 ले लिया, तो इसमें हमें पता करना है कि इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड हैं। तो देखो हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसे फैला दिया। तो इसमें देखो मैंने बताया था एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। तो देखो प्रत्येक में एकल बंध है तो प्रत्येक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन पर कुल कितने बॉन्ड हो गए, तो इस कार्बन पर कुल 4 सिग्मा बंध हो गए। इस प्रकार काउंट किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक एथीन ले लिया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसमें कैसे करेंगे इसे हम। तो इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो देखो इसमें 2 कार्बन हैं, तो प्रत्येक दोनों कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड को ज्ञात करेंगे। तो देखो इस पर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि एकल बंध हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, एवं प्रत्येक बंध में एक सिग्मा बंध और बाकी के पाई बंध होते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और बाकी के पाई बंध होंगे, जबकि इन पर सिग्मा बॉन्ड लगेगा क्योंकि ये एकल बंध हैं। तो देखो इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, जबकि इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड, इस पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। देखो तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एकदम सिंपल है। तो हमारा ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया, तो हमें अब संकरण पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम संकरण को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट किया जाता है, अर्थात एकाकी युग्म को काउंट किया जाता है। तो देखो संकरण भी 3 प्रकार का होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। एक sp3 था। तो देखो sp3 को कैसे करते हैं। हमेशा sp3 में अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग 4 होती है तो वह sp3 होता है। देखो एक s का होता है जबकि 3 p के होते हैं, तो इसमें कुल 4 काउंटिंग होती है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की। इसी प्रकार sp2 संकरण को देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की काउंटिंग 3 होती है। अगर 3 काउंटिंग होती है तो वह sp2 संकरण है, एक s का जबकि बाकी के 2 p के। इस प्रकार sp के देखते हैं। sp की काउंटिंग कितनी होती है, 2 होती है, एक s का और एक p का।
तो इसकी काउंटिंग अगर 2 होती है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की, तो वह sp संकरण में माना जाएगा। तो देखो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखो जैसे हमने CH4 को ही ले लिया, तो इसमें हमने देखना है कार्बन पर संकरण कितना है। तो देखो इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है CH4। तो देखो पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। तो देखो सिग्मा बॉन्ड प्रत्येक एकल बंध है, तो इसलिए इसमें प्रत्येक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग कितनी है, 4 है, और इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। CH4 पर एक भी एकाकी युग्म नहीं है, तो इस पर 0 तो लोन पेयर हो गए और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इन दोनों की काउंटिंग कितनी हुई, 4 हुई। अगर 4 होती है तो मैंने बताया था कौन सा संकरण होता है, वह sp3 संकरण होता है। अतः CH4 sp3 संकरण होता है। तो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस पर हमें दोनों कार्बन पर संकरण को ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों कार्बन पर संकरण को ज्ञात करते हैं। एकदम सिंपल है, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड आता है तो देखिए संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो इसमें एकल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड लिख दिया, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी के पाई बंध लिख दिए। तो इसमें देखिए इस कार्बन पर कितना संकरण है। तो देखो इस कार्बन पर 3 सिग्मा बंध हैं, और इस कंपाउंड पर लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इस पर काउंटिंग 3 है, अतः ये sp2 संकरण होगा। इसी प्रकार दूसरे कार्बन को देखते हैं। दूसरे कार्बन पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और लोन पेयर तो है ही नहीं, तो यह भी sp2 संकरण माना जाएगा। तो इसी के साथ इस संकरण को समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ ये संकरण भी समाप्त होता है। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। यदि मैं आपको इसी वीडियो में प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्केन को भी बताऊंगा तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और बाकी का पोर्शन अगली वीडियो में करेंगे हम। तो वर्गीकरण से रिलेटेड टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमारी सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।